31 अक्टूबर 1984 को पूरा हिंदुस्तान सदमे और गम में डूब गया था। इंडियन पॉलिटिक्स की आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी थी। इस हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए, जिसने आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की शुरुआत की। यह हत्या भारत सरकार और खालिस्तान के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करने वाले सिख अलगाववादियों के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम थी। गांधी जी ने उसी साल के शुरू में ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी थी, जो सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर से हथियारबंद आतंकवादियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से की गई एक सैन्य कार्रवाई थी। यह ऑपरेशन अपने सैन्य उद्देश्य में तो सफल रहा, लेकिन इसने सिख मानस को गहराई से घायल कर दिया। इससे बहुत लोग हताहत हुए और इसे उनके धर्म पर हमले के रूप में देखा गया। इंदिरा गांधी की हत्या, जो उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने अंजाम दी थी, उस आक्रोश और गुस्से का सीधा नतीजा थी जो सिख समुदाय के एक हिस्से में उबल रहा था। राष्ट्र ने अपने नेता को खोने का शोक मनाया, लेकिन इस हत्या ने हिंसा की एक ऐसी लहर भी अनलीस्ट कर दी जिसने पूरे भारत में निर्दोष सिखों को निशाना बनाया। 1984 के सिख विरोधी दंगों को समझने के लिए हमें उन घटनाओं को समझना होगा जो उस भयानक दिन से पहले के महीनों में घटी थी। खालिस्तान की मांग आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय है। यह कुछ सिख समूहों की पंजाब क्षेत्र से अलग एक स्वतंत्र सिख मातृभूमि की आकांक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह मांग, जहां सिख समुदाय के कुछ वर्गों में प्रतिध्वनित होती है, वहीं भारतीय सरकार ने इसका डटकर विरोध किया है, जिससे तीव्र संघर्ष और हिंसा के दौर आए हैं। खालिस्तान का आंदोलन सिख पहचान, राजनीति और ऐतिहासिक अन्याय की कथित भावना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस जटिल मुद्दे को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, समर्थकों की शिकायतों और भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर गौर करना होगा। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें 1947 में भारत के विभाजन से जुड़ी हैं। सिखों का गढ़ पंजाब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया, जिससे व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन हुआ। विभाजन ने कुछ सिखों के बीच असंतोष के बीज बोए, जिन्होंने नए स्वतंत्र भारत में खुद को हाशिए पर और कम प्रतिनिधित्व वाला महसूस किया। पंजाबी भाषा और उसकी मान्यता के मुद्दे ने स्थिति को और बढ़ा दिया। पंजाब राज्य में एक महत्वपूर्ण सिख आबादी होने के बावजूद भारत सरकार द्वारा पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं देने के फैसले ने आक्रोश और सांस्कृतिक अलगाव की भावना को हवा दी। यह भाषाई और सांस्कृतिक पहचान राजनीतिक स्वायत्तता की मांग के साथ तेजी से जुड़ गई। 1970 के दशक में राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारकों के मेल से खालिस्तान आंदोलन को गति मिली। सिख केंद्रित राजनीतिक दल अकाली दल ने पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक करिश्माई लेकिन विवादास्पद व्यक्ति जरनैल सिंह भिंडरावाले के उदय ने आंदोलन को एक नया आयाम दिया। भिंडरावाले की उग्र बयानबाजी और सशस्त्र प्रतिरोध के आह्वान ने सिख युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित किया, जो खुद को तेजी से हाशिए पर और वंचित महसूस कर रहे थे। बढ़ती हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति के टूटने से पंजाब में स्थिति बिगड़ने लगी। भिंडरावाले और उनके अनुयायियों के नेतृत्व में पंजाब में बढ़ती हिंसा जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में सामने आई। जून 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आदेशित ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की एक अत्यंत विवादास्पद घटना बनी हुई है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से हटाना था। भिंडरावाले और उनके समूह ने अकाल तख्त, जो कि सिख धर्म का सर्वोच्च आसन है, पर कब्जा कर लिया था और पूरे परिसर को किलेबंद कर लिया था। भारत सरकार ने भिंडरावाले के बढ़ते प्रभाव और एक स्वतंत्र सिख राज्य की उनकी मांगों को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना। भिंडरावाले और उनके अनुयायियों ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था, जो सिख धर्म का सबसे ऊंचा टेम्परल सीट है, और खालिस्तान नाम का एक अलग सिख राज्य मांग रहे थे। भारत सरकार ने भिंडरावाले को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना और गोल्डन टेम्पल पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। यह ऑपरेशन कई दिनों तक चला और दोनों तरफ आम लोगों समेत काफी लोग मारे गए।
ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटनाओं ने सिखों के मन को गहराई से घायल कर दिया। इसने दुनिया भर के सिखों में व्यापक गुस्सा और नाराजगी पैदा की। उनके सबसे पवित्र धर्मस्थल पर हमले को अपवित्रीकरण, उनके धर्म और पहचान पर हमला माना गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का रास्ता जटिल राजनीतिक और सामाजिक कारकों से बना था। 1973 में अकाली दल द्वारा अपनाया गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव शुरू में भारतीय संघ के भीतर पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता चाहता था। हालांकि समय के साथ एक अलग सिख राष्ट्र की मांगों ने गति पकड़ी, जो कथित भेदभाव और उपेक्षा से प्रेरित थी। इस दौरान संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने एक अलग सिख पहचान की वकालत की और भारत सरकार की सिखों के प्रति नीतियों की आलोचना की। भिंडरांवाले की उग्र बयानबाजी और गोल्डन टेम्पल के अंदर उनकी सशस्त्र उपस्थिति ने सरकार के साथ तनावपूर्ण गतिरोध पैदा कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने भिंडरांवाले के बढ़ते प्रभाव को चिंता के साथ देखा। खालिस्तान की उनकी मांगों को भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा गया। सरकार को यह भी डर था कि उनके आंदोलन को बाहरी ताकतों से समर्थन मिल रहा है। जून 1984 की शुरुआत में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। गोल्डन टेम्पल परिसर के चारों ओर टैंक और भारी तोपखाने तैनात किए गए थे। इसके बाद सेना और अंदर छिपे उग्रवादियों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही, जिससे विनाश का निशान छूट गया। यह ऑपरेशन 5वें सिख गुरु अर्जन देव की शहादत की बरसी के साथ हुआ, जिससे बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गोल्डन टेम्पल में आए थे। कई निर्दोष श्रद्धालु खुद को गोलीबारी में फंसा पाया और अपनी जान गंवा बैठे। अनमोल सिख धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों वाला इसका पुस्तकालय गोलीबारी में नष्ट हो गया। भिंडरांवाले और उनके करीबी सहयोगियों की मौत के साथ ऑपरेशन समाप्त हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दूर तक पहुंचने वाले परिणाम हुए। इसके तुरंत बाद पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में व्यापक हिंसा और अशांति फैल गई। कई सिखों ने महसूस किया कि भारत सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है और अलगाव की भावना गहरी हो गई। इस ऑपरेशन का भारतीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण 4 महीने बाद ही उनके सिख अंगरक्षकों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के अगले दिन पूरे भारत में सिख विरोधी हिंसा की आग भड़क उठी और दिल्ली इस नरसंहार का केंद्र बन गया। जो बात छिटपुट घटनाओं के रूप में शुरू हुई, वह जल्द ही संगठित भीड़ हिंसा में बदल गई। गुस्से, अफवाहों और बदला लेने की प्यास में चूर भीड़ दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी और सिखों और उनकी संपत्तियों को निशाना बना रही थी। यह हिंसा ग्रीफ का एक सहज विस्फोट नहीं था, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड और सुनियोजित प्रतीत हो रहा था। अक्सर लोहे की छड़ों, चाकुओं और मिट्टी के तेल से लैस भीड़ ने सिखों के घरों, व्यवसायों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शी खातों और बाद की जांच से निर्दोष सिखों पर की गई क्रूरता का भयावह विवरण सामने आया। पुरुषों को उनके घरों से घसीटकर मार डाला गया, महिलाओं के साथ मारपीट की गई और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के बजाय अक्सर अपनी निष्क्रियता या सक्रिय भागीदारी से हिंसा में शामिल थी। जैसे ही 1 नवंबर को सूरज डूबा, दिल्ली जल उठी, हवा में धुएं और चीखों की गूंज गूंज रही थी। यह हिंसा स्पॉन्टेनियस होने के बजाय एक पैटर्न का पालन करती हुई प्रतीत हो रही थी, जो योजना और समन्वय के एक भयावह स्तर को दर्शाती है। उस दिन की घटनाओं ने आतंक के 3 दिनों के शासन की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने भारत के विवेक पर एक अमिट छाप छोड़ी। आतंक के 3 दिन, दिल्ली और उसके बाहर हिंसा का प्रकोप। 1 नवंबर 1984 को शुरू हुई सिख विरोधी हिंसा अगले 2 दिनों तक बेरोकटोक जारी रही और भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। दिल्ली इस नरसंहार का केंद्र बना रहा, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी ऐसी ही हिंसा की खबरें आईं। भीड़, जिसे अक्सर भड़काऊ भाषणों से उकसाया जाता था और झूठी अफवाहों से उकसाया जाता था, हिंसा और विनाश के एक व्यवस्थित अभियान में शामिल हो गई। सिखों के घरों और व्यवसायों को लूटा गया, जलाया गया और जमींदोज कर दिया गया। पवित्र स्थल माने जाने वाले गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा गया, जिनमें से कई पर हमला किया गया और उन्हें अपवित्र किया गया। हिंसा की विशेषता इसकी क्रूरता और जिस बेशर्मी से इसे अंजाम दिया गया वह थी। व्यक्तिगत साहस और करुणा के अनगिनत किस्से थे, जब हिंदुओं ने अपने सिख पड़ोसियों को आश्रय देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।
हालांकि मानवता के ये कार्य व्यापक बर्बरता और सिख समुदाय की रक्षा करने में अधिकारियों की विफलता से ढके हुए थे। 3 नवंबर तक हिंसा कम होने लगी थी, लेकिन अपने पीछे मौत, विनाश और आघात का एक निशान छोड़ गई, जिसे ठीक होने में सालों अगर पीढ़ियां नहीं तो लगेंगे। आतंक के उन 3 दिनों के निशान भारत को आज भी सता रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और अनियंत्रित घृणा और हिंसा के विनाशकारी परिणामों की कठोर याद दिलाते हैं। नरसंहार के बाद नुकसान का लेखा जोखा। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद राष्ट्र त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। सरकार द्वारा स्वीकार की गई आधिकारिक मृत्यु संख्या लगभग 2800 थी। हालांकि स्वतंत्र अनुमानों और उत्तरजीवी समूहों की गवाही ने इस संख्या को बहुत अधिक बताया। कुछ ने दावा किया कि 8000 से अधिक सिख मारे गए। इस हिंसा ने हजारों सिखों को विस्थापित कर दिया, उनके घर और व्यवसाय नष्ट हो गए। कई लोगों ने अस्थायी शिविरों में शरण ली, हिंसा के भयावह कृत्यों को देखने और अपनों को खोने के सदमे से जूझ रहे थे। दंगों ने सिख समुदाय पर एक अमिट निशान छोड़ दिया, जिससे उनके अपने ही देश में सुरक्षा और अपनेपन की भावना कम हो गई। सरकार ने हिंसा को स्वीकार करते हुए सिख समुदाय की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया और उसकी विफलता के लिए व्यापक आलोचना की। अपराधियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की कमी ने सिखों को निशाना बनाने के लिए मिलीभगत और एक जानबूझकर प्रयास के आरोपों को और हवा दी। नवंबर 1984 की घटनाओं ने भारत में सांप्रदायिक घृणा के बदसूरत चेहरे को उजागर किया और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी के लिए राज्य की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए। उन 3 दिनों के निशान आज भी राष्ट्र को सता रहे हैं, जो सांप्रदायिक हिंसा की मानवीय कीमत और आगे न्याय की लंबी सड़क की याद दिलाते हैं। निकालना